हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में स्वागत है। और आज कक्षा 10वीं की गणित का शुभ आरंभ हो रहा है और ये इसका पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का परिचय दिखाने वाले हैं। परिचय का मतलब होता है भूमिका, यानी हम पहले ये पढ़ेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। इसे हम अपनी भाषा में बेसिक भी कहते हैं या मूलभूत जानकारियां भी कहते हैं, जिन्हें कुछ कुछ आप तो कक्षा 9 में पढ़ी हुई है, लेकिन उनको यहाँ पर दोहराना जरूरी है। इससे क्या होगा कि हम जो भी उदाहरण पढ़ेंगे, जो भी प्रश्नावली का कोई प्रश्न पढ़ेंगे, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और फिर हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। और हो सके तो एक अच्छी सी नोटबुक बना लेना। जो भी मैं लिखाता हूँ, जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा, आपको अच्छे से एक एक चीज़ देखना है, क्योंकि जिस तरीके से टॉपर सॉल्यूशन करता है, किसी भी सवाल का हल करता है, उसी तरीके से मैं आपके सामने हल करूँगा। कोई भी सवाल कहाँ क्या लिखना होता है, कैसे भाषा लिखनी होती है, इसलिए कॉपी और कलम लेकर बैठना है और जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि सवाल का हल कैसे किया जाता है और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो साथ में आपके मैथ के नोट बुक भी बनते जाएंगे। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे पर आखिर तक आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो और भी वीडियो देखने की इच्छा होगी, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप कंप्लीट मैथ देख सकते हैं और अपने अध्ययन को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं से। हमें इससे पहले और संख्या को जानना होगा। इसके लिए हमें संख्या रेखा के माध्यम से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं स्केल की सहायता से। और इसे हम बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। दोस्तों, ये तीर का निशान है। इसका मतलब यह है कि हम आगे अनंत बिंदुओं तक संख्याओं को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 1 से जितनी संख्याएं स्टार्ट हैं उस सभी को हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। इसे हम अनंत बिंदुओं तक भी लिख सकते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य लगा देने पर यह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे भी हम अनगिनत संख्याओं तक, अनंत बिंदुओं तक लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक क्लियर किया। अब हम नीचे इनकी परिभाषाएं लिखेंगे। एक नंबर में लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। होल नंबर।
तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत बिंदुओं तक जाती है, जैसे यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत बिंदुओं तक इसे हम लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जैसे उदाहरण हम देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इटी से इन्हें हम कैपिटल W से भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरी देखेंगे प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इटी से इन्हें हम कैपिटल N से भी प्रदर्शित करते हैं। आपको एक चीज पता है, जैसे आपके पास 2 लिखा हुआ है और पूछें कि 2 एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो दोस्तों 2 एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। और फिर अगला सवाल है 7। तो दोस्तों 7 भी प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है। माने कहने का मतलब यह हुआ कि एक के बाद जितनी संख्याएं हैं वे सब पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। और दोस्तों एक चीज और याद रखना है, 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। वह पूर्ण संख्या ही रहेगा। पूर्ण संख्या ही रहेगी। लेकिन वास्तविक संख्या क्या होती है, ये पढ़ने के लिए आपको और कुछ संख्याएं पढ़नी होगी। जैसे कि अगला हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, इसमें
नाम में ही छिपा हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। अगर हम पूर्णांक का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण का मतलब होता है पूरा अंक, पूरा अंक। पूरा, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरा की पूरी, पूरी की पूरी संख्याएं। और अंक का मतलब होता है अंक ही, जो भी अंक लिखा रहेगा वो अंक ही होगा। तो पूर्ण का मतलब हो गया पूरी की पूरी संख्याएं, और अंक का मतलब अंक ही हो गया। तो न वह आधा होना चाहिए, न एक तिहाई होना चाहिए, न एक चौथाई होना चाहिए। जैसे यह 1/2 नहीं होना चाहिए, 4/5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो है 1/2 माने एक जो है 2 भागों में बट गया, 4-5 भागों में बट गया, तो यह पूर्ण अंक नहीं है, यह जो है पूर्णांक नहीं है। इसे हम पूर्णांक नहीं कहेंगे, कभी नहीं। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे 2, 4, 8, 9, 7, माने पूरी की पूरी संख्या जिसमें हो वह पूर्णांक कहलाती है। जैसे आगे हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर से हम संख्या रेखा पर चलेंगे, देखेंगे। जैसे संख्या रेखा में ये जो है जिसमें माइनस है उसको हम ऋणात्मक संख्याओं से सूचित करते हैं। और प्लस वाले को धनात्मक संख्याओं से। इसको लिखने के लिए संख्या रेखा पर देखेंगे। इसमें पूरी की पूरी संख्या जैसे 0 से 1, 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3, -4, यानी जितनी भी संख्या है इसमें आ रहा है वो सब का सब जो है पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है। इनका जो समूह है इसको हम इंटीजर्स कहेंगे या पूर्णांक भी कह सकते हैं। पूर्णांक को हम जेड से भी निरूपित करते हैं कभी कभी। इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है। इसमें अभी अभी हमने बताया है कि पूर्णांक में पूरी पूरी संख्या रहना जरूरी है। इसमें 1/2, 4/5 या 1.3, 3.5 यानी पॉइंट में भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये 13/10 हो जाएगा, ये 35/10 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो 10 भागों में बट गया 35, ये 10 भागों में बट गया 13। तो इसे हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे। ये पूर्णांक संख्याएं कभी नहीं होगा। पूर्णांक संख्याओं में पूरी की पूरी संख्या जिसमें रहेगा वह पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। तो चलिए इसकी अब हम परिभाषाएं देखेंगे। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें
कोई दशमलव बिंदु नहीं होती है। नहीं होती। अब हम इससे आगे देखेंगे, जो धनात्मक संख्याएं होती है, यानी जो धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव होती है और ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव होती है, इस आधार पर पूर्णांक को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका परिभाषा अभी अभी हम देखेंगे। जैसे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें सभी संख्याओं का समूह होता है। इसमें जो है ना, सभी ऋणात्मक संख्या, जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है अनगिनत तक, इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, -1, -2, -3, -4 ... etc। दूसरी नंबर में देखेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किससे कहते हैं, तो इसमें भी सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ... etc। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें याद रखना है, बहुत VVI है, उसे नोट करके नोट में लिख लें। जैसे 0, इसको नोट में लिख लेंगे, 0 न धनात्मक पूर्णांक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 न धनात्मक पूर्णांक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। परंतु एक पूर्णांक जरूर है, जरूर है। अब इसके आगे हम
देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम समझेंगे कि परिमेय संख्या लिखी किस तरह से जाती है। तो पी वाई क्यू के रूप में जिसे हम लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/5 है, एक परिमेय संख्या है। यह जो है एक परिमेय संख्या है। ये तो आप भी बता देंगे क्योंकि ये बट्टे में लिखी हुई है। लेकिन पूछ देंगे कि कैसे, क्यों? आप लोग के मन में भी सवाल उठता होगा कि यह परिमेय संख्या कैसे है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना है कि ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर। ठीक है। तो कहेंगे कि जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इससे आगे हम अब परिमेय संख्याओं की परिभाषाएं को देखेंगे। परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं किसे? तो दोस्तों वे संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा जहां p और q पूर्णांक है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि पी वाई क्यू कभी भी 0 पी वाई क्यू के रूप में कभी जिसको हम लिखते हैं इसमें जो है q बराबर 0 कभी नहीं होनी चाहिए। अगर q बराबर 0 अगर हो गया हो तो वह परिमेय संख्या है, कभी नहीं कहलाएगी। ठीक है। अगर हमने लिख दिया कि 1/0, 4/0 तो p का मान तो 4 है और q का मान 0 है, तो यह संख्या नहीं कहलाएगी। क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में 0 हो तो वह अनंत संख्याएं कहलाती है, यानी इनफाइनाइट कहलाती है। इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे या अनंत संख्याओं तक लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये अनंत आ जाएगी तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी कैसे? अगर कहीं लिखी हुई है तो ये तो अंश बटा हर है। ठीक है। यहां पर जो है 5/4 हम लिखेंगे या 6/0 लिखेंगे तो ये तो अंश है और ये हर है। ये अंश और हर के रूप में तो लिखी हुई है। ऐसा कभी मत कहना
क्योंकि जो बट्टे में है q का मान 0, क्योंकि q का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पी वाई क्यू के रूप में जरूर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 अगर हो तो यह परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएगी, यह परिमेय संख्याएं कभी नहीं इसे हम कहेंगे। ठीक है, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 5/7 ये परिमेय संख्या है, a-1/4 ये भी परिमेय संख्या है, 0, 5, -9, 0.3 पर पावर 1 रिंग। तो अगर मैंने लिख दिया है कि इसमें 0, 5, -9, 0.3 पर पावर 1 रिंग परिमेय संख्या है, ये सवाल उठता है। अगर आप ये कहेंगे कि ये तो बट्टे में नहीं है, आप कह सकते हैं, आपके मन में सवाल भी उठता होगा कि ये तो बट्टे में नहीं है, लेकिन पी वाई क्यू के रूप में नहीं है, यानी बट्टे जो बोलते हैं इसको पी वाई क्यू के रूप में भी बोल सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में तो नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में यही सवाल आएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी संख्या जैसे 0, 5, -9, 0.3 पर पावर 1 रिंग लिखी हुई है, तो इसके नीचे में एक छुपा हुआ रहता है हर समय। कभी भी संख्याओं पूरी की पूरी संख्या लिखी हुई रहती है, उसके नीचे में कुछ नहीं रहता है, यानी उसके नीचे में एक छुपा हुआ रहता है। तो दोस्तों ये पी वाई क्यू के रूप में है। हमने अभी अभी जस्ट ही बताया है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर p बराबर 0 है तो वो चलेगा, जैसे 0/5, 0/4, ठीक है, अंश बराबर 0 रहेगा तो वो चलेगा, लेकिन q बराबर 0 अगर है तो वो परिमेय संख्या कभी नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 0.3 पर पावर 1 रिंग, ये परिमेय संख्या कैसे है, तो 0.3 पर पावर 1 रिंग है, तो इसको हम भिन्न में अगर हम चेंज करेंगे तो 3 बट्टा, और जितनी संख्या के ऊपर ये रेकरिंग रहेगा उतनी बार हम 9 लिखेंगे। जैसे 0.45 है तो ये 45 बट्टा, और जितनी संख्याओं के ऊपर ये रेकरिंग रहेगा उतनी बार हम 9 लिखेंगे। तो ये भी जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये अभी मेरे सिलेबस में है नहीं, तो अभी इसे पूरा डिटेल्स में भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इससे आगे अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। तो देख लिए, अब इसके आगे अपरिमेय संख्याओं की परिभाषाएं देखेंगे। अब देखेंगे परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं या परिमेय न हो। जैसे उदाहरण देखेंगे, √2, √5, √3, √2+2, √5+2 और पाई भी होगा। जिन संख्याओं के ऊपर करनी लगी होती है वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिस संख्याओं के ऊपर में अगर करनी लगी होती है तो यह अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी, इसको कभी नहीं हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे एक्सरसाइज में बताएंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है या √2+2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। इसके साथ साथ
और जैसे पाई, पाई का मान भी जो है कभी दशमलव के बाद चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है हर समय। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इतनी सारी संख्याएं पढ़ने के बाद अब हम वास्तविक संख्याओं को डिफाइन कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक में परिमेय संख्या और दूसरी में अपरिमेय संख्या। इन दोनों के परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिनके अंतर्गत और परिमेय संख्याएं जब दोनों मिश्रण होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में मिश्रण होती है इसमें, उससे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे 3। 3 जो है परिमेय संख्या है। तीन जो है परिमेय संख्या है। और रूट, √2, √5, √3 ये जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं ही थी। तो वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर का नाम है, इसके अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही पढ़ना है। अगर आपके सामने 4 लिखा हुआ, अगर आपके सामने 4 लिखी हुई है या 5 लिखी हुई है या 8 लिखी हुई है या 50 लिखी हुई है, जितनी भी संख्या है, तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या परिमेय संख्या है, क्या है। तो दोस्तों, जितनी अभी तक पढ़े हैं उसमें हम देखे हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या सब एक ही है। तो 4 जो है या 5 ही या 8, 50 ये जो है पूर्ण संख्या भी है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या भी है। तो एक हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे। इससे पहले हम कुछ परिभाषाएं लिखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण वास्तविक संख्या कहलाती है।
जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे उदाहरण 8। तो 8 प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है। और परिमेय संख्या है। तो जो हमें चैप्टर का नाम था उसे हम अच्छा से समझाया, क्लियर किया कि क्या है। अब इसे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अगर और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना, लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। हाँ, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहीं से आप क्रम से पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है किंग स्टार कोचिंग सेंटर। आपको कक्षा 10वीं से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके आगे सहअभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड विधि। थैंक यू।